आज हम लोग एग्रो फर्टिलाइजर को डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर की वन ऑफ द मेजर कंपनीज में से एक है। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को देखते हैं और लास्ट फ्यू इयर्स का इसका एनालाइज करते हैं, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग बन सके कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है। अगर आप लास्ट ईयर 2024 से उसको 2025 में कंपेयर करें तो कंपनी की जो सेल्स है वो 256, चूंकि ये मिलियंस के अंदर होती है तो हम इसे सिर्फ थाउजेंड्स में पढ़ते हैं ताकि आपको फिगर समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो वो 256 मिलियन से 237 मिलियन पे मूव कर रही है, जो कि ये शो कर रहा है कि कंपनी की जो सेल्स है वो 24 के कंपैरिजन में 25 में स्लाइटली डाउन साइड के ऊपर है। और अगर आप उसका रेशो देखें तो वो बता रहा है कि कोई 7.6% उसकी जो सेल्स है वो डाउन। अच्छा, सेल्स डाउन साइड पर है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी उसकी डाउन साइड पर है, और इसी का उसने एडवांटेज उठाया। अगर आप यहाँ देखें तो 2024 में उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 184 मिलियन है, जबकि 2025 में ये 164 मिलियन है। इसका मतलब जो कॉस्ट इसकी कम हुई है वो 10.9% कम हुई है। तो इसका कंपनी को एडवांटेज मिल गया। और कंपनी जो है उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है, जो पहले 71 मिलियन में था, वो अब 72 मिलियन में है। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो कंपनी ने अपनी पोजीशन को पहले से थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया है, और कॉस्ट को उसने रिड्यूस करने में कामयाब हुई है। लेकिन अगर आप फर्दर एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है ये उसका 12.5% से बढ़ा है। इसके अलावा जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो भी 10% से बढ़े। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट आता है। जब आपकी इकोनॉमी इन्फ्लेशन में होती है तो यूजुअल है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं और ओवरहेड्स हैं, वो आपके एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड के ऊपर जाते हैं। लेकिन अदर इनकम जो है वो उसकी स्लाइटली डाउन साइड के ऊपर है, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी उसके जो है वो थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर। तो ओवरऑल अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस में हमें नज़र आ रहा है कि कंपनी ने जो है वो 5.2% जो है वो रिडक्शन करने में कामयाब हुआ। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है। फाइनेंस कॉस्ट उसकी पहले उसने 4,000 की पे की थी, जबकि इस दफ़ा उसकी जो पेमेंट है वो 6,000 जा रही है। ख्याल रहे कि मैं फिगर्स जैसे लिखी हुई है उस तरह पढ़ रहा हूँ। याद रहे कि तमाम फिगर्स उसने ऊपर आपको मेंशन किया हुआ है कि ये मिलियंस के अंदर है। तो मैं मिलियंस में इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसको सिर्फ रीड करने में आपको मुश्किल होती है। आप सिर्फ जब फिगर्स को कन्वर्ट करते हैं इन कंप्लीट अमाउंट, दैट यू टेक केयर के अमाउंट आपके सारे मिलियन के अंदर आ रहे हैं। तो चूंकि फाइनेंसिंग कॉस्ट भी उसकी हायर साइड पे गई है, और नज़र आ रहा है कि कोई 49% उसकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो हायर साइड के ऊपर गई है। तो इसने जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट का जो बेनिफिट था, जो कि उसको अराउंड कह लीजिए कि कोई 1% के करीब ग्रॉस प्रॉफिट में उसको मार्जिन मिला था, वो अदर एक्सपेंसेस और बाकी जो फाइनेंस कॉस्ट है उसके बढ़ने की वजह से ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट है वो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर को 19.9% डाउन साइड के ऊपर। ये कंपनी ने 24 में 28,260 मिलियन का प्रॉफिट शो किया था, जो कि अब 22,628 मिलियन के प्रॉफिट के ऊपर वो मूव हुई। अगर आप इसके लास्ट ईयर्स की कंपैरिजन को भी देखेंगे तो 23-22 के भी अगर आप एनालिसिस को देखते हैं तो वहां भी आपको नजर आएगा कि कंपनी ने जो है वो 21 में 21,000 का प्रॉफिट लिया था, उसके बाद 16,000 का प्रॉफिट आया, फिर 26,000 का प्रॉफिट आया। लेकिन एज कंपेयर टू 23-24 इस दफ़ा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो स्लाइटली लोअर साइड के ऊपर है। और उसका जो मेन रीज़न नज़र आ रहा है वो कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो हायर साइड के ऊपर गई है, जिसने उसके ऊपर जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो वो किया।
अब कंपनीज के कुछ फाइनेंशियल रेशोज को देखते हैं, वो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि कंपनी ने अपने रेशोज को किस तरह से मैनेज किया है, और उसकी पोजीशन जो है इन टर्म्स ऑफ रेशोज जो है वो कैसी जा रही है। तो अगर मैं इसके इनिशियली प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को देखूं, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, दिस वन, ये ज़रा इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपने फंड इन्वेस्ट किया है, कैपिटल भी और डेट भी, जो टोटल कैपिटल आपका एम्प्लॉयड है, उस पर आप कितना रिटर्न हासिल करने में कामयाब हुए। तो अगर आप इसको लास्ट कपल ऑफ ईयर से देखें, तो 23 को अगर मैं बोलूं तो 46% आपका रिटर्न था, जो कि 24 में भी 46% के करीब आया। लेकिन 2025 में जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 28% है, जो शो कर रहा है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिला है वो डाउन साइड के ऊपर है। और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके, लास्ट ईयर आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो 28% था, जो कि इस दफ़ा आपका जो रेशो है वो 30% है। ये शो कर रहा है कि इन टर्म्स ऑफ सेल्स, कंपनी ने अपनी सेल्स को ग्रो किया, कॉस्ट को कंट्रोल किया, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ग्रॉस प्रॉफिट पे आया। लेकिन चूंकि वो अपने एक्सपेंसेस को और फाइनेंसिंग कॉस्ट को कवर नहीं कर सके, इसलिए जो नेट प्रॉफिट था वो 11% से 9.5% आया। तो नेचुरली जब आपका नेट प्रॉफिट डाउन होगा, तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर में देखना होगा कि क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी किस तरह से इसको इम्प्रूव करने में कामयाब होती है। इससे पिछले भी एनालिसिस के अंदर मैंने आपको समझाया था कि ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउंसेस होते हैं, ईबीआई टीडीए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये शो करता है कि इन रियल टर्म्स कंपनी ने अपना जो उसका बिजनेस था उससे उसने कितना फंड अर्न किया। तो ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। तो नेचुरली इसमें आप फाइनेंसिंग कॉस्ट भी नहीं ले रहे, इसमें आप टैक्स भी नहीं ले रहे, इसमें आपने अपनी अर्निंग को इन तमाम इंफॉर्मेशन से पहले देखा है। तो इसमें भी थोड़ा सा डाउन है, 53,000 से कम, 2025 में 51,000 के ऊपर जो है वो कंपनी फॉल कर रही है। एक दो रेशो और हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो उनको चेक करें, जिसमें एक रेशो आपका आता है रिटर्न ऑन एसेट्स का। तो अगर आप रिटर्न ऑन एसेट्स को देखें, तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है ये भी आपका, अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें, तो लास्ट ईयर रिटर्न ऑन एसेट्स आपका 17% था। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। ये लास्ट ईयर रिटर्न ऑन एसेट्स 17% था, जो कि अब 12.2% है। चूंकि ये लार्ज कंपनीज होती हैं, तो इनके लिक्विडिटी में इतना इशू नहीं आता, इसलिए आपको इनकी लिक्विडिटी की जो रेशोज हैं वो काफ़ी स्टेबल नज़र आएंगे, उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट जो चेंजेस हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह जो आपकी एसेट्स की एक्टिविटी रेशोज हैं, ये भी स्टेबल है, इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ अर्निंग देखें कि इन्वेस्टर किस तरह से इसको देखता है, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि अर्निंग पर शेयर जो है वो कंपनी की लास्ट टाइम 21 पर शेयर थी, जो कि इस दफ़ा उसकी अर्निंग जो है वो 16 है। ये याद रहे कि अर्निंग कम होने से डिविडेंड का ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि सम टाइम ये पॉसिबल है कि कंपनी ने इस साल अर्निंग कम की हो, लेकिन पिछले सालों में जो उसने प्रॉफिट अपना अर्न किया हुआ होगा, वो उन प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करके उसमें से आपको डिविडेंड जो है वो दे सकता है। अच्छा, अर्निंग पर शेयर भी दो तरह की होती हैं, एक बेसिक एंड डाइल्यूटेड। अगर मैं बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप डाइल्यूटेड को समझने में इंटरेस्टेड हो, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसको अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ हम सिर्फ इसको बेसिक पे रख रहे हैं कि लास्ट ईयर से इस साल कंपनी की जो अर्निंग है वो डाउन साइड के ऊपर है। इसी तरह अगर आप कैश डिविडेंड देखें, तो कैश डिविडेंड भी कंपनी ने जो लास्ट ईयर पे किया वो 21.5 था, जो कि इस दफ़ा 19 पर है। ऑफ कोर्स कोई सिग्निफिकेंट डाउन साइड नज़र नहीं आ रहा, स्लाइड्स है 21.5 से 19 के ऊपर जो वो कंपनी का जो डिविडेंड है पर शेयर, वो नज़र आ रहा है। प्राइस अर्निंग रेशो जो है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रेशो होता है, और ये शो कर रहा है कि जो लास्ट ईयर प्राइस एज कंपेयर टू अर्निंग जो थी वो 9.6 थी, जो कि अब
स्लाइटली हायर साइड के ऊपर है और 13.4 है। इसका मतलब ये कि जितनी कंपनी अर्न कर रही है उसकी प्राइस कंपेयर टू दैट अर्निंग थोड़ा हायर साइड के ऊपर जो वो गई है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसके रेशो को डिस्कस किया ताकि आपको एंग्रो फर्टिलाइजर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका जो है वो आइडिया हो सके। कोई इसमें कोई चीज़ आपने मजीद अगर पूछनी हो तो आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।